हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए हम पढ़ेंगे लोकतंत्र। जो लोकतंत्र है वो हमारे 9th की बुक में भी है, 10th की बुक में भी है, 11th और 12th की बुक में भी है। इस पहले दिन हम बात कर लेंगे यहाँ 10th क्लासेस की। और 10th क्लास की जो बुक है वो एक लेवल फिक्स करती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। आप चाहे वो रीट की तैयारी करें, 10th बोर्ड की तैयारी करें, या फिर IAS या SI या फिर किसी भी तैयारी करें, उसके लिए है। तो स्पेशली हम यहाँ देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, क्या नहीं है, किस इसकी प्रोसेस कैसे होती है, ये किनसे मिलकर बना है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में कंपलसरी होता है। एक स्टूडेंट की लाइफ को एक सही तरीके या सही मोड़ पर ले जा सकता है। हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके साथ साथ कौन कौन से वर्ड जुड़े हुए हैं, किस किस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कहा गया है, वो सारी बातें हम करेंगे। साथ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता है, आप कहीं से पढ़ें, कहीं से भी ले रहे हैं, तो उसको आप राइट डाउन करते रहें, एक नोटिस करें और उसको एक नोटबुक के रूप में नोट बनाते रहें। तो चलिए हम चलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम एक सीधे शब्दों में समझ लें तो एक ऐसी शासन की प्रक्रिया है जिनमें जनता का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक डेफिनेशन इसकी निकालें हम तो क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनता जो है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन हम यहाँ एक किताबी लैंग्वेज की बात कर लें, एक टेक्स्ट बुक की बात कर लें कि इसमें किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं लोकतंत्र की ओर। जो टॉपिक है हमारा, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी से बना हुआ है। डेमोक्रेसी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैंने यहाँ ऊपर राइट डाउन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। आप ऐसे से ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। उसके बाद में आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी से बना हुआ है। डेमोक्रेसी जो है वो अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है वो किससे बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। और जो ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, डेमोस और क्रेटिया। क्या है, डेमोस और क्रेटिया। आपकी बुक में भी ऐसे कि अवेलेबल है। चैप्टर जैसे खुलता है उसके फर्स्ट पेज पर ये दिया गया है। अब डेमोस और क्रेटिया का है तो हम मीन्स देखें तो यहाँ रेगुलेटिव में देखें तो भीड़ और जनता होता है। क्या होता है, भीड़ या जनता होता है। भीड़ भी कह सकते हैं, जनता भी कह सकते हैं, लोग भी कह सकते हैं। साथ में जो क्रेटिया है, क्रेटिया मीन्स हम यहाँ निकालें शासन, शक्ति, है ना, या सत्ता। तो हम इसके मीन्स से, इसके डेफिनेशन से या डिफाइन से हम ये निकाल सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो एक तरह से जनता का शासन है, जनता की शक्ति है, या जनता की सत्ता है। तो डियर फ्रेंड, ये था लोकतंत्र जो हमने बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझा, और इसको लॉन्ग टर्म में हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे क्या क्या लिखना होता है। लोकतंत्र, इसको हमें अलग से डिफाइन करें। लोक में लोग होते हैं, जनता होती है, तंत्र में से व्यवस्था होता है, शासन होता है, तो वो हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ विद्वानों के द्वारा इसको एक डेफिनेशन में बनाया गया। इसको डेफिनेशन इसके लिए बनाएगी। उससे पहले हम देखेंगे कि जो लोकतंत्र है उसमें कौन कौन से एक अर्थ निकलते हैं, कौन कौन से अर्थ होते हैं। मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले दे रखा है कि निर्णय लेने की विधि। जो लोकतंत्र होता है वो क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग मेथड होता है। डिसीजन मेकिंग मेथड मीन से होता है कि निर्णय लेने की विधि होती है। मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग हम ये कह सकते हैं, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। तो डिसीजन, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको हम कह सकते हैं निर्णय लेने की शक्ति या पावर जो भी होती है। डिसीजन मेकिंग या मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो वाला प्रोसेस की बात करें तो इसमें यह होता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप मीन्स या कौन, लोग जो निर्णय लेते हैं वो क्या होता है, सर्वमान्य होता है। आपने देखा हुआ इलेक्शन टाइम होता है तो लोगों के द्वारा वोटिंग की जाती है। वोट जो पीपल्स होते हैं, जनता होती है, वो एक निर्णय लेती है कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो ये किसमें बना हुआ है। इसके बाद में हम आगे देखें, थर्ड सेकंड पॉइंट जो है, निर्णयगत सिद्धांतों का एक समूह होता है। जो लोकतंत्र है उसमें जो निहित अर्थ होते हैं वो होता है निर्णयगत सिद्धांतों का एक समूह।
जो निर्णय लिए जाते हैं किन सिद्धांतों पर लिए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है। इसके आगे देखें, थर्ड पॉइंट जो है आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित। लोकतंत्र कोई ऐसा शासन नहीं है कि जिसमें सारा जो लेवल है वो लॉज पर टिका हुआ है, कानूनों पर टिका हुआ है ना। तो ये जो लोकतंत्र है वो कुछ आदर्शों पर भी टिका हुआ है, उसमें आदर्श भी माने होते हैं, जैसे कि आपका धर्म हुआ, आपकी जो नैतिक मूल्य हैं वो हुए, आप किसके जीवन दर्शन से प्रभावित हैं, आप उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको किस प्रकार से अपनी लाइफ में उतारना चाह रहे हैं, तो वो होता है आदर्शात्मक। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है वो आदर्शात्मक मूल्यों को भी ध्यान में रखता है, भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में हम यहाँ देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने लोकतंत्र की डेफिनेशन तैयार की। तो इसमें मुख्य रूप से मैंने 3 राइटर्स के लिए हैं जो यूरोपियन हैं सारे के सारे। तो उसमें सबसे पहले दे रखा है बर्न। बर्न क्या कहता है कि जो लोकतंत्र होता है वो अनेक अर्थों में समाहित है। जो लोकतंत्र है वो किसमें है, अनेक अर्थों में समाहित है, और साथ में ये लोगों से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। ये कौन कह रहे हैं, बर्न कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें एक ही उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि जनता का अर्थ है, बल्कि जो सामाजिक स्तर पर भी जनता के साथ संबंध बनाता है, नैतिक स्तर पर भी जनता के साथ संबंध बनाता है, राजनीतिक स्तर पर भी जनता के साथ संबंध बनाता है। तो इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। साथ में लोगों से किस प्रकार जुड़ाव है, इमोशनली अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। अब जो सेकंड है गवर्नर, गवर्नर क्या कह रहे हैं, सीधा सीधा ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो लोगों से जुड़ा हुआ शासन है, लोगों से जुड़ा हुआ शासन है। मीन्स ये होता है कि जो शासन करने की शक्तियां होती है वो ऑल ओवर जो है वो किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है, या कहें कि जो प्रभुसत्ता होती है वो किस में होती है, जनता में होती है। कौन कह रहे हैं, गवर्नर कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा अब्राहम लिंकन, इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो बात है, इनका जो कमिटमेंट है वो आज तक हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और सबसे पहले इन्हीं की डेफिनेशन सबसे ऊपर आती है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लोकतंत्र होता है वो एक तरह से शासन तो है, लेकिन वो किसका शासन है, संपूर्ण रूप से जनता का शासन है। उन्होंने शॉर्ट टर्म में एक बात की कि जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, लोकतंत्र नाम देते हैं, या उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारे इसकी डिफाइन की बात, डेफिनेशंस की बात कि लोकतंत्र क्या है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसके जो राइटर्स हैं या जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। आगे हम चलेंगे इसके लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की डेफिनेशंस की बात करते हैं, हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा हम इसके बारे में देख लें कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो उसके पार्ट कितने हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है। मैंने लिखा है लोकतंत्र के विभिन्न रूप, इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इसके जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। मुख्यतः हम यहाँ देखें, वर्ल्ड की बात करें, अपने देश की बात करें, कहीं की बात करें, तो जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र होता है, सामाजिक लोकतंत्र होता है, आर्थिक लोकतंत्र होता है और नैतिक लोकतंत्र होता है। इसमें हम ये देख लें कि ये जो 3 लोकतंत्र हैं ये व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं। रखने को तो ये भी रखता है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। ये इनमें सबसे मुख्य है, और ये जो बाकी हैं ये एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं कि हमें लोगों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोग अपनी जिम्मेदारी क्या समझे, क्या नहीं समझे, उनके विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीजें इनके अंदर बताई गई हैं। तो हम थोड़ा डिफाइन कर लेंगे, इनको क्लियर कर लेंगे कि आखिर ये होते क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है ना। राजनीतिक लोकतंत्र को छोड़ दें, इसको हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म में, थोड़ा हम इसको यहाँ देख लें। सेकंड नंबर का सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र है वो आपके बुक में पूरा अवेलेबल दे रखा है जैसे, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म में है, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग आप इसको करते हैं तो आई थिंक आपको प्रॉफिट होने वाला है। सामाजिक लोकतंत्र यहाँ हम शॉर्ट में समझें
तो कह सकते हैं कि इसमें समाज की बात की गई है। समाज में जितनी भी मिसबिहेवियर एक्टिविटीज होती हैं, असमानताओं की जितनी भी बात होती हैं, उन सभी को समाप्त करने की बात है। और इसका हम अलग से मीन्स निकाले तो कह सकते हैं कि एक समतामूलक समाज के निर्माण करने की बात कौन कहता है? सामाजिक लोकतंत्र कहता है। और इसमें आप किसी भी जाति, धर्म, वंश या फिर और कहीं से भी समझ सकते हो, लेकिन आपके साथ क्या होना चाहिए? समाज में समतामूलक व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना। आर्थिक लोकतंत्र की बात कर लें तो ये आर्थिक लोकतंत्र होता वो है जिसमें लोगों को अपना आर्थिक विकास करने के लिए क्या दिए जाते हैं? अवसर दिए जाते हैं। लेकिन अवसर कौन से होते हैं? समान अवसर होते हैं। अब यहाँ समान अवसर की बात कर लें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ जो होता है उसमें ऐसे है कि जिसके पास जैसी योग्यता है, जिसके पास जैसी क्वालिटी है, जिसके पास जैसी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उस सामने वाले व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, या फिर उसको ऐसे अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए कि वह अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सके? अपना आर्थिक विकास करें। एज ए एग्जाम्पल हम बात कर लें, इसका एक उदाहरण लें हम, तो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक 5th क्लास आउट व्यक्ति है, वो चाहे कि मैं क्या करूं? आईएएस या आईपीएस बनूं, आरएस बनूं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? योग्यता नहीं है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उस लेवल की उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर वो 5th क्लास है, 8th क्लास पास है या 10th क्लास पास है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब मिलना चाहिए, और उसी जॉब के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है? अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो ये क्या होता है? आर्थिक लोकतंत्र के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद में जो 4th नंबर का जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है नैतिक लोकतंत्र। अब नैतिक लोकतंत्र हम कहें तो ये मॉरलिटी पर आधारित होता है। मॉरलिटी डेमोक्रेसी होता है, मॉरल डेमोक्रेसी होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति क्या करे? अब अपनी जिम्मेदारियां समझे, अपने आप को उस प्रोसेसिंग में लाए कि वह शासन के जो नीति नियम है उनका पालन करे, साथ साथ में जो उसका जीवन दर्शन है, जो उसके आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जो उसका धर्म है, उसका भी क्या करता रहे? पालन करता रहे। कहने का मतलब ये है कि वे अपने आप को नैतिक आचरणों में बांध ले। कोई जो बैड हैबिट्स हैं, गंदी आदतें हैं, या फिर जो आचरण अच्छे नहीं है, नैतिक जिम्मेदारियां जो नहीं समझता है, उनको क्या कर दें? नेग्लेक्ट कर दें, और अपने आप को एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए देश के प्रति समर्पित रहने की भावना पैदा करें। आध्यात्मिक और जीवन दर्शन या धर्म से जुड़ी हुई चीजें किसमें देखने को मिलेगी? हमें नैतिक लोकतंत्र में देखने को मिलेगी। अब जो 1st नंबर की हम बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, ये एक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब जो राजनीतिक लोकतंत्र है, तो हम यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें राज शासन करने की नीतियां बनाई जाती हैं, और शासन करने की नीतियों के लिए किस किस प्रकार की संस्थाओं या किस किस प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की। तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसके जो उपवेद हैं, उसके जो आगे उपवेद बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है प्रत्यक्ष, या दूसरा नाम क्या है? शुद्ध लोकतंत्र, ठीक है ना। और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। यहाँ थोड़ा हम इसको क्लियर कर लें शॉर्ट में कि प्रत्यक्ष और जो शुद्ध लोकतंत्र होता है उसमें जनता क्या करती है? डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेती है। उसके लिए हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है कौन सा है? स्विट्जरलैंड, है ना। तो वहां जनता क्या करती है? सीधा पार्टिसिपेट करती है। तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता से ही पूछा जाता है, जनता से ही उसका वो क्या कहते हैं? सलाह ली जाती है, जनमत संग्रह करवाया जाता है, और जनता जो जनमत संग्रह देती है, जो जवाब देती है, उसी अकॉर्डिंग वहां कानून का निर्माण किया जाता है। तो ये होता है प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र, जिसमें सीधा जनता भाग लेती है। हम यहाँ बात कर ले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो क्या होता है? जिसमें जनता कैसे भाग लेती है? अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। उसमें जनता सीधे कानून निर्माण करने का काम, या कहें कि सीधे शासन में भागीदारी निभाने का काम वो नहीं करती है, बल्कि जनता अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
जो अपने प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से शासन में क्या करती है, भागीदारी करती है। किसके द्वारा करती है, रिप्रेजेंटेटिव या कहें कि प्रतिनिधि, या जिसे हम चुनकर भेजते हैं उनके द्वारा ही क्या करती है, जो जनता है वो इसमें भागीदारी निश्चित करती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहें या प्रतिनिधि कहें, ठीक है ना। प्रतिनिधि से मीन्स ये निकल रहा है कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है। अब जो अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र है तो उसकी हम बात कर लें, उसके भी दो भाग डिवाइड किए गए हैं। इसके एक तो संसदीय लोकतंत्र होता है और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। अब हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की हम बात करें तो इसमें संसदीय लोकतंत्र में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाता है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, कार्य करते हैं। संसदीय लोकतंत्र जो है उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी संस्था होती है और इसमें जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर राज्य से उसमें उसके पार्ट कर दिए जाते हैं और उस भाग से, उस क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। वो क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात कर लें तो इसमें देश का जो शासन है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है। उसमें प्रधानमंत्री कहें या मुख्यमंत्री कहें या फिर राज्यपाल कहें, ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। और जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें आपका राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये था हमारा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी संबंधित। आप इसके नोट्स बनाएं, लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। जो अगला हमारा टॉपिक होगा इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो भी लोकतंत्र से संबंधित होगा। तो आप अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।